खोल अपने पंख चिड़िया, खोल अपने पंख और नापना तुझको अभी आकाश सारा, देखना है सृष्टि का सुंदर नज़ारा। ये महकते फूल, खिलते बाग, उपवन ये धरा, कह रहे तुझसे सभी अपने कदम आगे बढ़ा। है झिझक शंका स्वयं पर, क्यों अनागत का है डर, नाम परमेश्वर का लेकर खोल अपने बंद पर। तू जुटा साहस नया, तू जुटा साहस नया, आरंभ कर अपना सफ़र। तू चलेगी साथ, तेरे चल पड़ेगी हर डगर। डर को अपने फेंक, हिम्मत धैर्य अपने साथ रख, खोल चिड़िया पंख अपने, खोल चिड़िया पंख। तो सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, वंदन। ये एक रचना मैंने उन बच्चियों के नाम लिखी थी जो थोड़ा सा झिझकते हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी मिलती हैं कि हम अपने जो हमारे अंदर का जो गॉड गिफ्टेड कहिए, ईश्वर प्रदत्त जो टैलेंट है, उसको कहीं ना कहीं परिस्थितियों के वशीभूत होकर या कभी संकोच की वजह से हम कहीं छिपा देते हैं, कोने में दबा देते हैं, बंद कर देते हैं और उसको सामने नहीं लाते। लेकिन कुछ चिड़िया हमारे पास ऐसी भी हैं जो अवसर मिलते ही तुरंत अपना जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसका जौहर मनवाना, लोहा मनवाना शुरू कर देती हैं। आज दर्शकों बहुत इत्तेफाक है कि यहाँ नेपाल में हम आए हुए हैं, तो मेरे साथ में जो दो कवित्रियाँ और हैं, हेमा जोशी परु और बसंती सामंत जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने की, बहुत कम उम्र में ये वैवाहिक जीवन में आ गई दोनों। बातचीत से मैंने बहुत सारी इनसे बात की और उसके बाद सारे कर्तव्य निभाने के बाद आज कविता के फील्ड में अपना नाम कमा रही हैं और अच्छी पहचान गढ़ रही हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, मुझे ये लगता है कि आपके अंदर जो भी हुनर है उस पर धार होनी चाहिए, उसको कुंद ना करें। तो मैं इनसे बातचीत करूंगी और मैं ये कहती हूँ कि मेरे वीडियो का हर उद्देश्य होता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं भीड़ बढ़ाऊँ या कुछ और करूँ, बल्कि आप जो सुने वो सार गर्भित हो और कुछ बात आप तक सकारात्मक पहुँचे। बस ये मेरा परम उद्देश्य है। तो मेरे बच्चे भी सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे। आज मैं इन दोनों शख्सियतों से आपको मिलवाऊंगी, रूबरू करवाऊंगी और जानूंगी इनके संघर्ष की गाथा इन्हीं के ज़ुबान से। तो मैं बात करती हूँ दोनों से, बारी बारी में दोनों के पास आऊँगी और उनके शब्दों में उनकी ही बात सुनूंगी। मैं आपको लिए चलते हूँ पहले हेमा जोशी परु मैडम की ओर। हाँ दर्शकों, मेरे विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ज़िंदगी बहुत प्रेरणा देती है। ये देखिए मेरे सामने हेमा जोशी परु, ये आज अच्छा खासा नाम इन्होंने कविता की दुनिया में बनाया है। मैं आपको इनसे रूबरू करवाती हूँ। थोड़ा सा मैडम अपना परिचय दीजिएगा। हेलो। हाँ, मैं हेमा जोशी परु, जगदीश चंद्र शास्त्री पिताजी हैं मेरे जी। और भागीरथी जोशी माता जी। जी जी जी। पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं और माता अध्यापिका रह चुकी हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ जहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। हाँ। गांव था और बहुत पिछड़े वर्ग का गांव था। पूरा थारू समुदाय, उनके बीच में कुछ पहाड़ी परिवार रहा करते थे, उनमें हम रहे। तो उसी गांव से मैं आती हूँ और आज आप लोगों के समक्ष हूँ। जी जी जी। परु जी, मैं ये जानना चाहूँगी, कल हमारी बातचीत हो रही थी और पहले भी इस बारे में बातचीत हुई। मुझे ये भी मालूम चला कि आपकी शादी जो है बहुत कम उम्र में हो गई थी। जी। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई और आप तब कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए? पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कविता का शौक आपको बचपन से था? जी, कविताओं का शौक पिताजी को अक्सर गाते और लिखते हुए देखा है। हाँ। तो उनका एक प्रभाव या छवि कहिए, हाँ हाँ, वो जो हमारे भीतर भी आ गई। जी। कक्षा 6 में मैंने एक कविता लिखी थी, गुड्डे और गुड़िया वाली। अच्छा। गुड्डा बनाया, गुड़िया भी बनाई, उनकी एक दुनिया बसाई। कुछ इस तरह की वो कविता है, मेरी पुरानी डायरी में लिखी हुई है। तो करेक्शन के लिए मैं इन कविताओं के करेक्शन के लिए अक्सर पापा के पास बैठती थी। अच्छा। तो पापा समझाते थे, हाँ बेटा इस तरह से कर लो, जो भाव है उन्हें लिखना सीखो। सही गलत मात्राएं कभी कुछ नहीं था ऐसा, बस जो आया वो लिख दिया और उसे कविता का रूप दे दिया। अच्छा। तो इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत होती है। अब आते हैं कि मेरी शादी कब हुई। 20 साल होने को ही थे, कंप्लीट होने को थे। तो मेरी शादी हो गई, क्योंकि
वर जो थे वो अच्छे मिल गए तो शादी कर दी। माता पिता प्रसन्न थे। हाँ। और उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर में आई हुई थी। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था तब मेरी शादी हो गई और आगे की पढ़ाई फिर मैंने जारी रखी। हाँ, 2 साल में गुजरात में रही शादी के बाद, लेकिन पढ़ाई मेरी चलती रही। तो ये बताइए मुझे, क्या शादी के दौरान फिर लेखनी पर विराम लगा आपकी? हाँ, शादी के बाद मेरी लेखनी पर तो जरूर विराम लगा, क्योंकि जगह बदल गई, हालात भी बदले और जो मेरा परिवेश था वो भी पूरी तरह से बदल चुका था। बिल्कुल मायका ऐसा था कि जहाँ रात दिन लेखनी चलती थी, ससुराल में इन सब से मैं बिल्कुल हटके थी। तो वहाँ एक नई परिवेश में जाना, परिवार को संभालना, तो कुछ जिम्मेदारियां थी, कलम मेरे हाथ से छूट गई थी। फिर जब मेरी बेटी हो गई और उसके बाद जब मैंने उसके लिए पहला स्वेटर बुना, उस समय मैंने लेखनी को फिर से गति दी और कलम फिर से पकड़ ली। तो वो जब आपने, जो आप बात कह रहे हैं कि पहला स्वेटर बुना उसके लिए, तो उसके बाद यानी आपने कविता लिखना फिर शुरू कर दिया? हाँ, और वो कंटिन्यूटी बनी रही, निरंतरता? हाँ, वो निरंतरता आती रही। अच्छा। मैं घर के भी सारे काम निपटाती और बीच बीच में कविताएं भी लिखती, मेरी लेखनी चलती रहती, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर मैं ये सब नहीं कर रही थी। कभी 2 महीने, कभी 4 महीने में कुछ लिख लिया, उन्हें रख दिया। वो सब डायरियां बहुत सारी मेरे पास आज भी हैं लिखे हुए। और कभी कभार खत के जरिए मैं पापा को भेजती कि पापा मैंने कुछ ऐसा लिखा। 1 आध महीने में लौट के आते। फोन तब नए नए थे तो लिया नहीं, और फोनों का इतना आदान प्रदान नहीं था, बस वही कलम चलती, अंतरदेशी पत्र चलते थे, उनमें भेजे जाते। तो कुछ इस तरह से कविताओं का चलन चलता ही रहा। और इसे तेज गति जब मिली है, वो मिली है कोरोना टाइम से। कोरोना से कुछ समय पहले से मैं मंचों में आने लगी। अच्छा। तब से थोड़ा आप सब लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आप जैसी दीदी, आपका ही प्रेम है जो मुझे इतना प्रेम दे रही हैं कि अपने ब्लॉग में स्थान दे रही हैं, वरना तो हम फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो हेमा जोशी हैं, ये श्रृंगार परक कविताएं लिखती हैं और बहुत सुंदर कंठ भी है, बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। मैं ज़रा इनके साथ ही आकर के अपनी बात को पूरा करती हूँ। दर्शकों, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि अपने शौक को जीवित रखिए। आपके अंदर जो ईश्वर ने जो आग, जो प्रतिभा, जो चमक दे रखी है, उसको बरकरार रखिए, वरना वो जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। और अभी मैंने हेमा जोशी से बात की थी, ये कह रही थी कि बच्ची के लिए स्वेटर बिना और उसके बाद इन्होंने लेखनी पकड़ ली। तो भले ही ये मंच पर नहीं आ पाई उस समय, लेकिन पिताजी को लिख करके भेजती रही आप। जी बिल्कुल, है ना। और जब थोड़े से भाव उमड़ते थे, आप कलमबद्ध करती रही। इसका अर्थ क्या निकला कि आप अपने आप को जो है फिर एक धार दे रही थी, और आप अपनी जो क्षमता जो ईश्वर प्रदत्त होती है ना, गॉड गिफ्टेड है जो, उसको आपने सक्रिय रखा। उसको ये वास्तव में आपके अंदर कोई भी हुनर होता है, वो ऊपर वाले का उपहार है, उसको अनदेखा ना करें। ये मैं हर किसी से कहती हूँ, अपने स्टूडेंट से भी मैं यही कहती हूँ कि कुछ तो ऐसा कोई कला आपके अंदर जरूर होगी, क्योंकि ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है। बिल्कुल, है ना। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है प्रॉपर, मतलब एक विधिवत रूप से मंचों पर जाना कब से शुरू किया? 2023 में जी। मैं सबसे पहले जब मंच पे गई थी, आदरणीय महेंद्र प्रताप नंद जी के सानिध्य में जी एक कार्यक्रम हुआ था। उनके साथ मैंने मंच की शुरुआत करी, और फिर उसके बाद अब मैं रुकी नहीं हूँ, लगातार मैं उत्तराखंड नारी गौरव का सम्मान भी पा चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। और विभिन्न मंचों पर जाती हूँ, अन्य जगहों पर मैं जा चुकी हूँ। जयपुर से मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है। बहुत बढ़िया। और पुस्तक का नाम है जिंदगी खूबसूरत है। मेरे 1 दर्जन से ज्यादा तो साझा संकलन है। क्या बात है। हाँ, जो सब मैंने अपने आराध्य को समर्पित करे हैं, प्रभु श्री राम पर ही मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। उन्होंने ही मुझे इतना आगे बढ़ाया है, उन्हीं की ये सब महिमा है। तो यहीं से मेरा सफर शुरू होता है, और आज आप देख रहे हैं मैं विदेश की धरती पे आप लोगों से बैठे हुए बात कर रही हूँ जी। तो चल रहा है सफर, और बिल्कुल ये सफर ईश्वर से प्रार्थना है कि चलता रहे। माँ शारदे की मैं सेवा करती रहूं, बस यही मेरी एक आशा है, यही एक अपेक्षा है ईश्वर से। बिल्कुल। और आपने जो अपने किताब का टाइटल, जो शीर्षक बताया, जिंदगी खूबसूरत है। देखिए, खूबसूरत एक्चुअली क्या होता है, वास्तविक रूप में हमको जिंदगी बनी बनाई नहीं मिलती, बनानी पड़ती है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मिट्टी है, धरती है हमारे पास, तो हमको
फूल खुद बोने पड़ेंगे, वो अपने आप से नहीं उगेंगे, ये प्रयास हमको करना है। दुख और सुख तो सबके जीवन में है, बिल्कुल। तो ये तो एक मिश्रण है। अब इसमें सामंजस्य बिठा के किस तरह से खूबसूरती को अपने अंदर लाना है, बिल्कुल, उसका नाम जिंदगी है। तो आप मेरी पुस्तक में यही पाएंगे कि सुख और दुख के मिश्रण से जो चल पड़ा, जिसने बैलेंस बना लिया, वही खूबसूरती है और वही जीवन है। यही चीज मैं अपने दर्शकों को बार बार कहना चाहती हूँ। कई बार हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं, लगातार नकारात्मकता का चिंतन करते हैं, तो आपको वैसा घटित होते दिखाई देने लगता है। इसलिए कभी भी आपके मन में नकारात्मकता आए तो उसको फेंक करके उठ खड़े हो दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ, और अपने भीतर अपने शौक को कभी मरने मत दीजिए। बिल्कुल। और आपने देखा कि जो है ये इतने सालों बाद भी, जैसे 20 वर्ष की अवस्था छोटी अवस्था होती, बीए फर्स्ट ईयर में इनकी शादी हो गई और बच्चे भी हुए। अभी बच्चे आपके किस एज के हैं? बेटी मेरी अभी 21 चल रहा है उनको जी। हाँ जी, बेटी अब MBA करेंगी। अच्छा। हाँ जी, अब MBA करेंगी बेटी मेरी, और बेटा इस बार 12th पास आउट हुआ है। और मैं आपको दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगी, जब मेरे दोनों बच्चे हो गए और बेटी मेरी 10th पास कर चुकी, उसके बाद मैंने मास्टर किया। क्या बात है, क्या बात है। ये भी अपने बाद मैंने मास्टर किया, और इसके पीछे मेरे भाभीियों का हाथ है। अच्छा। उनका कहना था कि हेमा तुम आगे पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें इस चीज का शौक है। फिर मैंने योग में मास्टर किया, नेचुरोपैथी में डिप्लोमा लिया, पंचकर्मा में डिप्लोमा लिया, और मैं आज मेडिटेशन और योग की क्लासेस देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लेखन भी करती हूँ। तो यानी आपने अपनी इतनी ब्रांचेस, इतनी शाखाएं, हरफन मौला व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया है। आप नेचुरोपैथी में आए हैं, आप योग में आए हैं, और साथ में अपनी लेखनी को भी सक्रिय रख रहे हैं। कई सारे इनाम आपको मिल चुके हैं, और देश विदेश की में आपको आमंत्रित किया जा रहा है। मंच पर बहुत अच्छा आप बोलते हैं, एक अच्छा आपने अपना वर्चस्व कहना चाहिए, अपना नाम साहित्य की दुनिया में स्थापित कर लिया है। तो दर्शकों देखिए, अगर आपके अंदर लगन होती है, जिसको मैंने एक कविता लिखी थी कि कल्पनाओं से है काम चलता नहीं, लक्ष्य हेतु कड़ी एक लगन चाहिए। और कामना है अगर आपको फूल की, शूल की भी तो सहनी चुभन चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप फूल पाना चाहते हैं, जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हेमा जोशी की तरह आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा, तब जाकर के ये नाम मिलेगा। कोई थाली में परोसी हुई सफलता अपने आप से नहीं आती है। हाँ जी। और हर सफलता मेहनत मांगती है, सब्र मांगती है, धैर्य मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप लोग लेखन या किसी भी क्षेत्र में हो, जी जी जी, हर क्षेत्र तप मांगता है। बिल्कुल। तपस्या मांगता है, तभी सारे स्वप्न जो हैं फलीभूत होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो आपसे अपने दर्शकों को मिलवाने का उद्देश्य मेरा यही था कि वो बहुत कुछ सीखें, जाने, और वो बच्चे जो जुड़े हुए हैं मुझसे, विद्यालय में मुझे मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते समझते भी हैं। तो आपकी लेखनी अनवरत सक्रिय रहे, और आप जिन भी दिशाओं में काम कर रही हैं, और अभूतपूर्व सफलता आप पाएं, ये हमारी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत नमस्कार, थैंक यू। थैंक्स टू यू।